के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में लगाया गया, उसकी सराहना करते हुए उसमें उपस्थित होकर हम स्वयं यहाँ सीखने के लिए आए हैं। मैं अपना कोई सुझाव केवल मैं अनुभव दे सकता हूँ, जो मैंने अपने अनुभव में अपने कार्यकाल में समस्याओं को महसूस किया है, मैं उनके बारे में जरूर डिस्कस करूँगा। लेकिन आप लोगों का अनुभव, इतने लंबे समय से आपने संगठन को चलाने का काम, उसको मजबूत करने का काम, बढ़ाने का काम किया है, तो मैं तो केवल यहाँ सीखने मात्र ही उपस्थित हुआ हूँ साथियों। लेकिन समय समय पर तथागत बुद्ध का उपदेश है कि परिवर्तन ही जीवन की सीख है। हमें भी समय के अनुसार परिवर्तन करने होते हैं। काफी लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थाएं या नियम और कानून वो लगातार नहीं चलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अनुसार हमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। जैसे यूनिफॉर्म का मुद्दा आया तो ड्रेस में कई बार मेरे ऊपर भी कई सारे कमेंट्स आते हैं। मुझे काम करने से तो कोई आपत्ति नहीं होती, कोई परेशानी भी नहीं होती, और न मैं किसी के कमेंट से अपने काम करने में कमी लाता हूँ, क्योंकि कमेंट हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए ही होता है। मैं ये समझता हूँ हमारी कुछ गलतियां कहीं नजर आई होगी तो हमारे ऊपर कमेंट आता है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कुछ समस्याएं होती है। समस्या पहली सर्वप्रथम ये होती है कि जो व्यक्ति 24 घंटे काम करना चाहता है वो 24 घंटे वर्दी नहीं पहन सकता, क्योंकि सोशल वर्किंग करने के लिए हमें एक निश्चित निर्धारित समय की जरूरत नहीं होती है कि हम एक निर्धारित समय में ही सोशल वर्किंग करेंगे। मैं ट्रेन में चलता हुआ, मैं कहीं पर बैठा हुआ, मैं रिश्तेदारी में बारात में गया हुआ, मैं जहां जाता हूं, जहां 4 लोग मिलते हैं वही समता सरिता की बात करता हूं। तो कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती है, क्योंकि आप ही ने कहा कि सोशल मीडिया से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। और यदि हमने अपनी कही हुई बात को, चाहे वो कहीं भी कह रहे हैं, वो पॉजिटिव बात है, उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाला तो फिर वो बात हमारे लोगों के बीच में नहीं जाएगी और संगठन की मजबूती को खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी से आया, कोई गांव में किसी ने फोन कर दिया, बुला लिया, हमने 2 घंटे का समय दे दिया, तो ड्यूटी पर मैं यूनिफॉर्म लेके नहीं जाता। मैं अपनी ड्यूटी की यूनिफॉर्म में रहता हूँ, सिविल यूनिफॉर्म में रहता हूँ, तो वहां पर वीडियो बनता है, मैं वायरल कर दिया, उस वीडियो पे कमेंट आ गए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए या हमारे मनोबल को एक गिराने का काम करती है। ऐसे उस यूनिफॉर्म को डिसाइड किया जाए, कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में यूनिफॉर्म अनिवार्य है। जैसे और यूनिफॉर्म के 3 रूप हैं जो हमने सिखाया, हमें बताया, हमें देखने में आया। नंबर 1 ये टी-शर्ट, भाई ये टी-शर्ट भी तो यूनिफॉर्म है। तो जब हम संज्ञान करते हैं तो संज्ञान के वक्त में हमें बताया गया कि टी-शर्ट और हमारी पैंट, जो चाहे वो व्हाइट कलर की हो सकती है या नीले कलर का पजामा ट्राउजर हो सकता है, वो भी हमारी यूनिफॉर्म है। सेकेंडरी जो हमारी परफेक्ट यूनिफॉर्म है एक सैनिक की, सोल्जर की, जिसमें हम दिखाई देते हैं विद स्टार, व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट, डोरी, कैप, ये हमारी परफेक्ट यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म को किस समय पर पहना जाए ये भी निर्धारित किया जाए। हर वक्त हम इस यूनिफॉर्म को नहीं पहन सकते। तीसरी बात कि जैसे सर्दी आती है, विंटर की बात हुई, मैंने अक्सर सर देखा, मैंने माना, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं ये बात में कभी नहीं फील करता हूँ, लेकिन कोट डाल लिया, आप लोगों से सीखा, हमने कोट डाला। लेकिन हमारे जो सैनिक है वो तो बेचारे कोट नहीं डालते, और शायद जिन लोगों के पास वर्दी बनाने का भी पैसा नहीं है तो वो लोग कोट कहाँ से खरीदेंगे। बहुत लोगों को तो हम स्वयं अपने पैसे से वर्दी सिलवा के देते हैं, स्वयं अपने पैसे से कैप, टोपी, बिल्ला, बैंड देते हैं, वो लोग कहाँ से सर्दी के कपड़े पहन पाएंगे। तो ऐसे साथियों के लिए, हमारे ऐसे सैनिकों के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करें, बताएं कि उन्हें हम किस रंग का स्वेटर
आपसे अपील है राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। दूसरी बात सर, क्योंकि ये शिविर है तो मैं अपने अनुभव को साझा करूंगा। मैंने ये अनुभव किया है कि सबसे पहले अनुशासन की बात आती है, हर बार आती है। हो सकता है कहीं मैं भी अनुशासनहीनता का काम किया हो, मेरे संज्ञान में आए। अनुशासन क्या है, क्यों जरूरी है और अनुशासन से हमें क्या लाभ मिलेगा, मैं इस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। वास्तविकता तो ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति में सिखाया जाता है, शिक्षण पद्धति में अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर ले जाना, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर ले जाना, और एक विधि होती है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ले जाना, मैथमेटिक्स में यूज होती है। तो हम कहां से कहां तक ले जा रहे हैं अनुशासन को? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ले जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर ले जा रहे हैं, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं या ऊपर से नीचे की ओर ला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अनुशासन, रूल एंड रेगुलेशंस ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, क्योंकि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया और उस परिवार की माँ और पिता यदि अनुशासन में नहीं है तो निश्चित रूप से उनकी औलादें भी अनुशासन का पालन नहीं कर पाएंगी। तो अनुशासन हमारी राष्ट्रीय बॉडी से लागू होता है। यदि हमारी राष्ट्रीय बॉडी अनुशासन पर जोर नहीं देती तो प्रदेश की बॉडी भिन्न भिन्न रहेगी, और जब प्रदेश की बॉडी प्रदेश के अध्यक्ष के पास ही ताकत नहीं होगी तो जिले के अध्यक्ष के पास ताकत बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जब हमारे जिले का कमांडर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने की वैल्यू रखता है या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत क्या है? उसे जरूरत ही नहीं, आवश्यकता नहीं समझता है वो। यदि मैं अपने जिले के उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कोई सैनिक मुझे बुलाता है, मेरे से डेट देता है, अभी भी मेरे पास फोन आया कि हमारे यहाँ बुद्ध कथा है सर, उसका परमिशन करा दीजिए, साथ कुछ कमांडर साथी हमारे साथ खड़े थे, और मैं उसको परमिशन का अलाउ दे देता हूँ, टाइम दे देता हूँ और अपने जिला अध्यक्ष से पूछता भी नहीं, तो क्या यह अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। नहीं है ना। और मैं वहां चला जाता हूँ और मेरे जिला अध्यक्ष को पता भी नहीं है, तो इसका अनुशासनहीनता का जिम्मेदार कौन है? प्रदेश का अध्यक्ष। तो सर मैं इस बात को बहुत ही ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ इस बात की ओर कि वास्तव में यदि हमें सैनिक प्रणाली को मजबूत करना है, माननीय हमारे श्रद्धा पिता तुल्य बीडी सुजात सर जी, प्रधान महासचिव महोदय जी, माननीय गंगा सागर जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, माननीय कमल सिंह बोध जी, माननीय धर्मपाल जी और माननीय सभी वरिष्ठ गणों से मेरा अपील है कि आप अनुशासन को यहाँ से लागू करिए, और मेरे से अनुशासन में कोई गलती होती है तो मुझे भी उससे के लिए दंडित करिए, तब हम अनुशासन को मजबूत कर पाए। एक बात। दूसरी बात सर ये कि अनुशासन को मजबूत करने के लिए आप अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अनुशासन समिति का गठन करेंगे, प्रदेश में हम अपनी अनुशासन समिति का गठन करेंगे, जिले में हम अपनी अनुशासन समिति का गठन करेंगे। वो समिति तय करेगी, न कि प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा कि इसने अनुशासनहीनता की है, हम इसे हटा देंगे। यदि मैं ऐसा तय करता हूं तो मेरे ऊपर सीधा ब्लेम आएगा और वहां गलत होगा, लेकिन अनुशासन समिति एक स्वतंत्र समिति है, वो तय करेगी कि इसने अनुशासनहीनता की है। यदि की है रिपोर्ट जारी होती है तो उस पर एक्शन अनुशासन समिति की रिपोर्ट के माध्यम से ले लिया जाए। ये मेरा विचार। तीसरा समस्या आ रही है लगातार समाज में जातिवादी हमले, महिलाओं का उत्पीड़न, रेप, हत्याएं, बलात्कार, झूठे केस में लोगों को फंसा देने की तमाम प्रकार की रोज की घटनाएं आ रही है। हमारा समता सैनिक दल बाबा साहब की दी हुई ये टोपी, ये कवच, ये ताज मैंने
संगठन ने बहुत सारे धरने किए, बहुत सारे प्रदर्शन किए होंगे, मैं समझता हूँ। लेकिन आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे एनसीआर में आता है, जुड़ा हुआ है राजधानी से, इतने क्राइम हो रहे हैं, ना तो दिल्ली से ना किसी क्षेत्रीय स्थानों से समता सैनिक दल का विशेष कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा। इसके कारण जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो समता सैनिक दल से संतुष्ट भी नहीं है और उसका इसकी तरफ रुझान भी नहीं। जब हम प्रदर्शन में दिखेंगे, लोगों की समस्याओं में खड़े दिखेंगे, तो लोग हमसे जुड़ेंगे, उनका जुड़ाव होगा। और ये काम करने के लिए चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो या जिले का अध्यक्ष हो, उसका मजबूत होना जरूरी है। मजबूत कैसे होगा? यहाँ से मजबूत तो होना ही चाहिए, दिमाग से भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन धन बल उसके पास होना अति आवश्यक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से हम प्रेरणा लेते हैं। बाबा साहब की पर्सनैलिटी, बाबा साहब सूखी रोटी खा के जीते थे, लेकिन वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी में रहते। तो द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड द पर्सनैलिटी इज द बेस्ट इंप्रेशन। यदि आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं है तो आप किसी पर कोई अपना इंप्रेशन नहीं डाल सकते। आप कितने सितारे लेंगे पहन के चले जाइए, 3 सितारे ले जाइए, खड़े हो जाइए 10 कमांडरों को लेके, लेकिन उन कमांडरों की पर्सनैलिटी नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, दबदबा नहीं है, 2-4 गाड़ियां जनबल उनके पास नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी फेल हो जाएगी, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो मैं अपील करना चाहता हूं इस बात से कि सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करें। जब तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूत नहीं होगा तो हम उसका इंप्रेशन प्रदेशों में कैसे डाल पाएंगे? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कम से कम 20 कमांडो फोर्स होनी चाहिए। हम सितारे लगा के बहुत खुश होते हैं, 3 सितारे लगे, मजा आ गया, देखिए हम बाबू बन गए, बड़े देश प्रदेश के बड़े बड़े वो अधिकारी बन गए। अरे भाई, लड़ने के लिए जब चुना जाता है वहां जाने की हिम्मत रखिए, जहां दंगा हुआ वहां न्याय दिलाने की हिम्मत रखिए। तो ये हमारे लोगों में नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना मजबूत किया जाए कि रात को दिन में 24 आवर यदि कहीं से भी एट्रोसिटी का मामला आता है, जातिवादी प्रताड़ना घटना का मामला आता है, तो हमारे राष्ट्र की टीम एनसीआर में तत्काल अपनी एक फोर्स के साथ में एसटीएफ एसएसबी हमने उस पर काम करना शुरू किया। एसएसबी एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स होगी, उसमें उन चुनिंदा कमांडरों को चुना जाए जो दिल से, दिमाग से और धन से मजबूत हो। धन तो कमेटी देगी, धन तो संगठन देगा, हमारा कोष देगा, उस कोष से पैसा लगेगा, लेकिन वो 24 आवर उनकी सर्विस समाज के लिए होनी चाहिए। जब वो उस स्थल पे जाएंगे, मेरा अपना सुझाव है, मैंने ऐसे सोचा है, और वहां जाके काम करेंगे, जिन लोगों के साथ घटना हुई उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, उनका जुड़ाव आपसे होगा और संगठन का प्रचार और प्रसार भी मजबूत होगा। तो मैं ऐसी अपील के साथ, ऐसी जो समस्याएं आ रही है उनका निवारण करने के लिए मेरे पास ये सुझाव थे, मैंने सर आपको दिए। मेरे उत्तर प्रदेश में की ताजा घटना है, उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन हमें रात दिन नींद नहीं आ रही उस घटना को। आपके पड़ोसी जिले की घटना है सर, अमरोहा जिला अमरोहा में 3.5 साल की मुस्लिम समाज की एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुई। उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लड निकलता हुआ मिला। उसकी मम्मी ने 112 को कॉल किया। 112 पे कॉल करने के बाद संदिग्ध में एक एफआईआर दर्ज हुई। किसी के नाम दर्ज नहीं हुआ। सर प्लीज ये बात बहुत फोकस करने वाली है। मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, हमारे सैनिक लड़ रहे हैं। जब ये सूचना हमको मिली तो हम घटना स्थल पर गए 26 जनवरी को। क्यों सिंह जी? 26 जनवरी को घटना स्थल पर गए तो वहां जानने में मिला 6 तारीख की घटना, शाम के समय लगभग 6:30 बजे बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर उसकी मम्मी ने ब्लड को देखा। तब बच्ची सब हुआ, उसने 112 कॉल किया। 112 कॉल पुलिस आई।
पुलिस ने क्या देखा, कैमरा देखा नहीं देखा, कैमरा भी देखा, कैमरा तो रास्ते में था, आते जाते लोग तमाम थे, लेकिन एक हमारे समाज का अर्धावस्था का उम्र का आदमी, 50-55 साल की एज का आदमी, जो सीधा साधा शरीफ इंसान, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसका पूरे गांव में और आसपास के गांव से किसी भी प्रकार की ऐसी क्राइम रूपी घटना में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, जो मोबाइल चलाना नहीं जानता, जो मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता, उस आदमी को 6 घंटे के अंदर सुबह ही सोते हुए 4:30 बजे उसके घर से पुलिस ने उठा करके जबरदस्ती ले गए और उसका रास्ते में जाके एनकाउंटर, उसके पैर में गोली मारी और उसके ऊपर उसके पास जो है तमंचे, गोलियां, पता नहीं क्या क्या चीज दिखा करके उसे 5 एक्ट लगा के जेल में डाल दिया। 6 घंटे के अंदर पुलिस ने इतना घिनौना काम किया। हमारे संगठन ने अब तक उस पर कोई आवाज, हमारे संगठन नहीं, मैं तो अपने संगठन की बात करूंगा, उस पर कोई आवाज तब तक नहीं उठी थी। जब हमारे संज्ञान में आया, हम घटना स्थल पर गए, परिवार को हमने सांत्वना दी। हमारे साथ डॉक्टर मलखान सिंह यादव जी, हमारे साथ मंडल के प्रभारी बनाए गए राजपाल सिंह सैनी जी एडवोकेट साहब, हमारे साथ हेम सिंह बोध जी और हमारे जिले के अध्यक्ष, तमाम टीम के साथ में वहां उपस्थित हुआ और हमने उन्हें आश्वस्त किया कि हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अब आपसे अपील करना चाहता हूँ, उस समस्या को लेकर हम आपके पास आए हैं, उसको रखते आप सब लोग सहमत हैं लड़ाई लड़ी जाए कि नहीं लड़ी जाए? सवाल ये भी आता है लड़ी जाए और तय किया जाए। अब यहाँ बात ये आती है, जैसे डॉक्टर मलखान सिंह यादव जी हैं बैठे हमारे साथ, वो बुजुर्ग हैं और मेरे पिता से भी उम्र ज्यादा उम्र के हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनसे ये घटना बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने वो पूरा का पूरा दिन मुझे चैन से जीने नहीं दिया, इसलिए कि उस बच्चे को, उस व्यक्ति को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले। ऐसा ना हो हम उसे आश्वासन देके फर्जी और वीडियो बना के चले जाए। तो आपकी जो आपके अंदर जो लगन लगी है, उसको न्याय दिलाने की लगन हमारे अंदर और आपके अंदर सब होनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अपील करूंगा कि ये पूरे समता सैनिक दल की इज्जत का सवाल है, हमारे मान सम्मान का और समाज को न्याय दिलाने का सवाल है। इस पर आप पूरी तैयारी से उस लड़ाई को लड़े और उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करें। मैं इनके साथ अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। न्याय मिले। हाँ जी।